ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने सुना आयशा मारवा को जब पता चलता है कि अनिका को गोली लगी है, तब आयशा मारवा अनिका से मिलने के लिए उसके कमरे में जाने ही वाली थी, लेकिन तभी रोहित उसे रोक लेता है, यह कहकर कि हो शायद अनिका अभी सो रही है, उसने अभी अभी दवाई ली है, हो सकता है वह भी सो गई हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर बाहर आ गया था। ऐसा कहने के बाद अब आयशा अपने कमरे की तरफ चली जाती है और अब वह रोहित को भी अपने कमरे में जाने के लिए कह देती है। आयशा मारवा के कहने के बाद अब रोहित भी अपने कमरे में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अभी विवेक के बताई हुई जगह पर अनिका 15 मिनट पहले ही पहुंच चुकी थी। अनिका का यहाँ जल्दी से आने का मकसद सिर्फ यही था कि वह पहले यहाँ पर जांच कर लेना चाहती थी कि कहीं उसे फंसाने के लिए कोई ट्रैप तो नहीं बिछाया गया है, कहीं यह किसी दुश्मन का कोई जाल तो नहीं है। लेकिन अनिका को यहाँ आने के बाद इसमें किसी भी तरह के कोई ट्रैप नजर नहीं आया और अब उसका शक भी मिट चुका था। यह जो शहर जगह थी वह शहर से थोड़ी दूरी पर दिल्ली और हरियाणा के बीच में मौजूद थी, जिसके आसपास ना तो कोई घर था और ना ही कुछ और। इस सुनसान जगह पर बस एक चाय की पुरानी सी टपरी थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, वहां पर रास्ता पूरा ही सुनसान था, वह जगह एकदम से सुनसान थी। अनिका उसी चाय की टपरी पर खड़ी अभी विवेक का इंतजार कर ही रही थी। वहां चारों तरफ देखने के बाद अनिका को वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लगता, बस वहां पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। इतने में ही अनिका की आंखों में एक कार की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। जैसे ही वह कार आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो उसके लाइट से अब अनिका की आंखें कुछ पल के लिए तो बंद हो जाती है, क्योंकि उस कार की रोशनी सीधा अनिका की आंखों में आकर लग रही थी। वो कार अब अनिका से थोड़ी ही दूरी पर आकर रुकती है और उसमें से एक हुड्डी पहने हुए लगभग 35 साल की उम्र का एक इंसान उतरता है। उस हुड्डी की टोपी के कारण उस इंसान का चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था। अनिका के लिए उस इंसान ने हुड्डी से अपने पूरे चेहरे को छिपा रखा था, ताकि किसी को भी उस पर शक न हो और कोई भी उसे ऐसे पहचान न सके। वह इंसान अब धीरे धीरे से चलकर अब अनिका के पास आता है और फिर उसने अनिका से कहा, थैंक्स डॉक्टर अमृता, आप इतने कम समय में मुझसे मिलने के लिए आ गई, वो भी यहाँ पर। मेरा अभी उसकी बात सुनकर अब अनिका हाँ में सिर्फ अपना सर हिला देती है और बोलती है, कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी थी, और वह भी इतनी जरूरी। अनिका की बात सुनकर अब वह इंसान कहता है, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी थी, दरअसल मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। उस आदमी की बातें सुनकर अब एक पल के लिए तो अनिका हेल्प के एकदम के लिए अनिका हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि इस इंसान को ना तो वह जानती है और ना ही कुछ और, लेकिन वह इंसान सामने से ही उसे फोन करके और अब अपनी हेल्प के लिए उससे गुहार लगा रहा था। उसकी बात सुनकर अब अनिका एकदम से बोलती है, सहायता? लेकिन किस लिए? अनिका ने काफी रूखेपन से विवेक से यह कहा था। अब अनिका फिर से कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? तुम तो निर्दोष लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हो, और तुम खुद अब मुझसे मदद की भी उम्मीद कर रहे हो। अरे अगर तुम्हें मदद इतनी ही चाहिए तो कम से कम इंसानियत के नाते तो इन लोगों पर रहम करो, जिनके ऊपर तुम इतना सारा अत्याचार कर रहे हो। आखिर उन लोगों ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है? अनिका इतना ही सब एक सांस में कह देती है। अनिका को ही अब बीच में काटते हुए विवेक कहता है, पहले एक बार मेरी बात तो डॉक्टर अमृता ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद ही आप अपनी राय
अपने प्रति बनाइएगा और या मेरे प्रति बनाइएगा, मैं ठीक हूँ या नहीं। अब उसके यह बात सुनकर अनिका फिर से सरप्राइज हो जाती है और वह मन ही मन सोचती है कि यह इंसान इतने दावे के साथ कैसे बोल रहा है कि मुझे उसकी सहायता कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह भी किसी जाल में खुद ही फंसा हो। अनिका को शक तो हो ही जाता है, लेकिन अभी वह चुपचाप बस वहाँ पर विवेक की बातें सुनने के लिए भी खड़ी हो जाती है। अब विवेक आगे कहना शुरू करता है, दरअसल यह काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मुझसे यह काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है, मुझे मजबूर किया जा रहा है उस इंसानों की बातें सुनकर। अब अनिका कहती है, मजबूर? लेकिन क्यों? और आखिर कौन है जो तुम्हें मजबूर कर रहा है इस काम को करने के लिए? और तुम्हारी क्या ही मजबूरी है जो तुम यह काम कर रहे हो? अनिका के इतने सारे सवाल सुनकर अब वह विवेक बारी बारी से यह सब बताना शुरू करता है। अब विवेक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यह सब कुछ करने के लिए दरअसल मेरी फैमिली को उन लोगों ने किडनैप किया हुआ है। वह लोग मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं कि अगर मैं इस काम को ऐसे ही कंटिन्यू नहीं करूंगा तो वह मेरी फैमिली को मार देंगे। अगर मैंने उन लोगों की बात मानकर उन लोगों का काम पूरा कर दिया तो वह लोग मेरी फैमिली को सही सलामत छोड़ देंगे। उन्होंने पिछले 3 साल से मेरी पूरी फैमिली को किडनैप करके रखा हुआ है। 3 साल हो गए हैं, मैंने तो अब तक अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा है। जब वह मेरी आंखों के सामने से ओझल हुई थी तब वह केवल कुछ ही महीनों की थी। उस आदमी की बातों को सुनकर अब अनिका को उसकी बातों में कहीं न कहीं दर्द दिखाई दे रहा था। वह उसकी आंखों में अनिका अब साफ देख पा रही थी कि वह आदमी सच में कितना ही परेशान था। अनिका उसके ऊपर अब तो कुछ उसकी बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। अब कहीं न कहीं उसकी बातें अब अनिका को मजबूर कर रहे थे कि वह उसके ऊपर विश्वास करे, लेकिन अनिका अभी भी उस आदमी की बातों को ध्यान से सुनना चाहती थी, इसलिए अनिका बीच में एक भी शब्द नहीं बोलती। विवेक लगातार आगे कहना शुरू करता है। अब विवेक कहता है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरी फैमिली किस हाल में होगी। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई होगी। वह मुझे याद भी करती है या नहीं, पता नहीं। वह जब मैं उसके सामने अगर कभी भगवान ने चाहा अगर उसके सामने गया भी तो पता नहीं वह मुझे पहचानेगी भी या नहीं, या मैं ऐसे ही इन्हीं लोगों के दबाव में यहाँ पर रहने के बाद यही लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे तो यह भी नहीं पता है, और मुझे तो इतना भी नहीं पता है कि मेरी फैमिली अब तक जिंदा भी है या सच में उन्हें खत्म कर चुके हैं। विवेक की यह बात सुनकर अनिका विवेक को कहती है, बात क्या है? दरअसल तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, आखिर उन लोगों ने तुम्हारी फैमिली को किडनैप क्यों किया है? और जब उन्होंने तुम्हारी फैमिली को किडनैप किया था तब तुम कहां पर थे? अनिका की बातें सुनकर अब विवेक फिर से कहता है, मैं एक रिसर्च कर रहा था। जब मैं अपनी रिसर्च करके जब मैं वापस घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी, बच्चे और मेरी बूढ़ी माँ कोई भी मेरे घर पर नहीं है। मैंने अपने घर का कोना कोना छान मारा था। मैंने सब पड़ोसियों से भी उनके घर जाकर पूछा कि किसी ने क्या मेरी माँ को, मेरी बीवी को या मेरी बेटी को किसी ने भी देखा है, लेकिन मुझे उसका कोई भी अता पता नहीं मिला था। फिर मुझे घर के कोने में एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था, अगर अपने परिवार को देखना चाहते हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, और अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो इसका खामियाजा तुम्हारे परिवार वालों को ही भुगतना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अब वह इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों के साइड के कोने में पानी भर आता है, लेकिन अब वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह तो अपने आप को खुद ही संभालता है और उसके आगे कहना शुरू करता है, पहले तो मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी
और मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ तो इतना कहते ही अब वह आदमी फिर से चुप हो जाता है। अब यहाँ पर अनिका के लिए भी एक सस्पेंस खड़ा हो गया था कि इसके आगे क्या हुआ। अब अनिका इस बात को और आगे जानने के लिए उत्सुकता से कहती है, तो क्या हुआ? फिर उसके आगे अब विवेक फिर से कहता है, जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे वहां पर एक पार्सल मिला जिसमें मेरी पत्नी की कटी हुई उंगली थी। उसी के साथ एक और लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि आज सिर्फ हमने उसकी उंगली भेजी है। अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो अगली बार उंगली नहीं सीधा सिर ही भेज देंगे। मैं उस दिन से अपने परिवार को बचाने के लिए अब फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए मैं अब उन लोगों के बताए गए काम को कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता वहाँ पर जाने कि ऐसे कितने लोगों की उन लोगों ने ऐसे जबरदस्ती से वहाँ पर काम करने के लिए रखा हुआ है। जो भी यह इंसान है जो यह इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, इसने ना जाने मेरे जैसे कितने ही लोगों को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा है। न जाने कितने ही लोगों को ऐसे यह काम करने के लिए मजबूर किया होगा, क्योंकि सभी लोग तो यह काम नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि जब भी मैं डेली वहाँ पर यह एक्सपेरिमेंट होते हुए देखता हूँ तो मेरी खुद की रूह कांप जाती है। हालांकि मैं तो खुद भी यह सब नहीं देख पाता हूँ। वहाँ पर इंसानों के साथ बहुत ही बदतर किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि किया जा रहा है यह तो आज तक मुझे भी पता नहीं चला। क्योंकि जो भी इंसान यह सब करा रहा है उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। उस आदमी को अगर एक पल के लिए कोई भी ऐसा अपने परिवार के लिए रोता हुआ देख ले तो वह भी खुद मजबूर हो जाए। उसकी सहायता करने के लिए यह तो सिर्फ अनिका थी, जिसने आज तक न जाने कितने ही लोगों की उसके समस्याओं में मदद की थी। यहाँ पर अनिका उनके आंसुओं को देखकर उस पर यकीन तो करना चाहती थी, लेकिन उस पर यकीन करने के लिए पहले अनिका यह भी जान लेना चाहती थी कि यह इंसान सच बोल रहा है या नहीं। अब वो इंसान आगे कहता है, अनिका मैडम, वहाँ पर लोगों के साथ इतना गंदा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और हमें मजबूर होकर उस दवाई को बनाना भी पड़ रहा है। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है वह एक बहुत ही क्रूर आदमी है, जिसमें ना तो इंसानियत नाम की कोई चीज है और न ही वह किसी पर रहम करने वाला है। अगर हम में से कोई भी उसके आदेश के विरुद्ध जाएगा तो या तो उसके कहे अनुसार काम नहीं करेगा, तो उससे न जाने कितनी ही फैमिलियों को ऐसे बंदी बनाया हुआ है और वह कभी भी उसकी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबको मजबूर होकर अपने परिवार के वास्ते बाकी के जो भी निर्दोष आदमी हैं उन पर यह एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि यह हमारी मजबूरी है। यह हम भी खुद नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी इच्छा के विरुद्ध इस काम को करने के लिए मजबूर भी हैं। अनिका को अब उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर थोड़ी सी दया आने लग जाती है, लेकिन अब अनिका विवेक की बात सुनकर अब अनिका कहती है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और तुम यह सारी बातें अब मुझे क्यों बता रही हो? अब अनिका की बात सुनकर अब विवेक फिर से कहता है, एक्चुअली आप लोग वहाँ पर शायद उस मेंटल हॉस्पिटल के तहखाने में आए होंगे। मुझे आपका वहाँ पर यह नंबर तहखाने में ही मिला था। उसको कोई ना उठा ले या किसी को आप पर शक न हो जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले जब मैंने इस कार्ड को देखा तो मैंने यह आपका विजिटिंग कार्ड अपने पास उठा लिया और जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने उसे उठा लिया। अनिका अब उस विवेक की बातें सुनकर अब फिर से अनिका पूछती है, क्या तुम मुझसे यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार को छुटाने में तुम्हारी मदद करूं? इससे अलग और तुम्हारा क्या मकसद है? अनिका की बात सुनकर अब विवेक आगे कहता है, मैडम, मुझे आपका कार्ड वही बेसमेंट में ही मिला है। मैंने भी वहाँ पर कोई किसी को आपको शक ना हो, इसलिए मैंने भी तो आपको बचाने के लिए इसे उठाया है। इस पर मैं नहीं चाहता था कि इस कार्ड पर किसी की भी नजर पड़े।
मैंने इसे उठाया, जिसके कारण किसी और को भी वहां आपके आने के बारे में शायद पता नहीं चल पाया है। विवेक की यह सारी बातें सुनकर अनिका ने कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे यह क्लियर बताओगे कि मैं तुम्हारी किस तरह से अब तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तभी विवेक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी, जिसके बारे में मैं जानता हूँ। मैं उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक बहुत ही जरूरी और इससे बताने के बाद शायद आपके इस केस के मामले में बहुत ही बड़ी आपको एक बढ़त मिलेगी। विवेक की बात सुनकर अब अनिका ने विवेक की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो और मैं कैसे तुम पर ट्रस्ट कर लूं, क्योंकि तुम इस बारे में सच कह रहे हो। विवेक के पास अब यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी वह बिल्कुल चुप खड़ा था। अनिका फिर से कहती है, अब तुम्हारे परिवार की जान को खतरा नहीं होगा अगर तुम मेरी सहायता करोगे। तो अगर उन इंसानों को पता चल गया कि तुम मेरे पीछे से मेरी हेल्प कर रहे हो या तुमने कैसे भी करके मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है या तुम उन लोगों से कुछ भी छुपा रहे हो, तो हो सकता है कि वह इसी के दंड स्वरूप तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई भी हानि पहुंचाए। हो सकता है कि वह तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दे। इसीलिए तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो तुम इतना खतरनाक काम कर रहे हो, तो जब तुमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन ऐसे निर्दोष लोगों तक को ऐसा इंजेक्शन देने, ऐसे दवाई देने के बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम मेरी सहायता क्यों करना चाहते हो? अब तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को खतरे में क्यों डालना चाहते हो? अनिका की बातें सुनने के बाद विवेक कहता है, पिछले 3 सालों से मैंने अपने परिवार को तो देखा भी नहीं है, पता भी नहीं अभी वह लोग जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि जो होने वाला है उसे तो रोका नहीं गया। न सिर्फ मेरा परिवार बल्कि किसी और का परिवार भी नहीं बचेगा। अभी जो वहाँ पर चल रहा है उसको वहाँ पर रोकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर मेरा परिवार मैंने यह एक्सपेरिमेंट करके बचा भी लिया, तो इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद इम्फेक्ट जो लोगों पर पड़ेगा, तो शायद उससे मेरा परिवार फिर से बाद में बच भी नहीं पाएगा। आपने बेसमेंट में जो भी देखा है बस वह ध्यान भटकाने के लिए था, उसका असली प्लान कुछ और ही है। यह बात सुनकर अनिका एकदम से हिल जाती है, क्योंकि जो बेसमेंट में हो रखा था वह भी कोई कम इंसानियत को चकनाचूर करने वाली चीजें नहीं थी। उसी को देखकर ही अच्छे खासे इंसान का दिल दहल जाए। और अभी विवेक कह रहा है कि यह जो कुछ भी आपने देखा है वह तो असली प्लान है ही नहीं। यहाँ पर अनिका एक पल के लिए तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर विवेक यहाँ पर अनिका से क्या बात करना चाह रहा है, और अगर इससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक है तो वह इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है। अब अनिका काफी हैरान होकर अब उस विवेक से पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर उन लोगों का प्लान क्या है। अब विवेक कहता है, मैडम ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता चला है कि गुप्त सूत्रों के द्वारा कि हमने जो यह वायरस बनाया है, इस वायरस को दिल्ली के पानी की पाइपलाइन में डालना चाहते हैं, ताकि जितने भी दिल्ली वासी हैं वह सब इस पानी को पिएं और इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं। धीरे धीरे से इन लोगों की जान चली जाए। दुनिया में पहले दिल्ली शहर में एक ऐसा हड़कंप मच जाए कि सब लोग जानवरों की तरह व्यवहार करें, वह एक दूसरे को मार काट डाले। मुझे नहीं पता इन लोगों का यह सब करने का क्या मकसद है, या इस काम को 2 या 3 दिन के अंदर ही करेंगे। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन वह लोग यहाँ से यह सब करके अपने ऊपर से पुलिस और कानून का ध्यान हटाना चाहते हैं। असली तबाही की तैयारी तो वह अभी कहीं और ही करने वाले हैं। अनिका अब कहती है, क्या दिल्ली जैसे शहर को, जिसमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जो इतना भीड़ भाव का शहर है, उस जैसा देश में यह तबाही मचाना क्या वह कम होती है? अब विवेक अनिका की बात सुनकर कहता है, हाँ मैडम, मुझे भी पता है कि दिल्ली जैसे शहर में आबादी बहुत ही ज्यादा है,
इसलिए शायद यह लोग इस शहर को ही सबसे पहले टारगेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर टारगेट करने के बाद जब वहाँ की पुलिस और यहाँ का कानून यहाँ पर दिल्ली को ही संभालने में लग जाएगा, तब यह लोग कर्नाटक में लगे समुंदर के किसी टापू पर इसका अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर वह वहाँ पर भी ऐसा ही एक आतंक का एक जाल बिछा देंगे। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बड़ा करने वाले हैं जिससे कि दुनिया में हाहाकार मच जाए। लोग एक दूसरे को मारने के लिए, मिटाने के लिए आपस में लड़ने लग जाएंगे। यहाँ पर लोग इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह लड़ेंगे। जैसे जानवर एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं, वह उसका सत्यानाश कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इंसानों में जंग देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि यहाँ पर क्योंकि फिर ना तो कोई कानून होगा और ना ही कोई पुलिस वाला होगा, ना यहाँ पर कोई इंसानियत को बचाने वाला होगा। जबकि हमें तो यह भी नहीं पता कि हम लोगों ने जो यह एक ऐसा वायरस बनाया है तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी क्या होगा। क्योंकि हो सकता है कि कहीं न कहीं भूल चूक से यह वायरस हमारे भी शरीर में आ जाए, तो उससे भी हम फिर क्या कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको यह सब बातें बता रहा हूँ। मुझे पता है कि हमने जो भी यह वायरस बनाया है यह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मैडम इसको बनाने के लिए हम भी मजबूर थे। अब अनिका समझ जाती है कि जो भी लोग यही काम कर रहे हैं या जो भी यह वायरस बनवा रहा है वह शायद यहाँ पर इस दुनिया में अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। इसलिए शायद ही उसने ऐसा भयानक प्लान बनाया है। लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है। अब विवेक फिर से आगे कहता है, मैडम अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो हमारे देश में एक ऐसा तबाही का मंजर देखने को मिलेगा जिससे हमारे देश को उभरने के लिए कई 100 साल लग जाएंगे। और यह उभर भी पाएगा या नहीं, इसके बारे में भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यह सारी बातें करने के बाद अब विवेक एकदम से चुप हो जाता है। अब अनिका उसकी आंखों में देख रही थी कि उससे विवेक की आंखों में एक सच्चाई नजर आ रही थी, जिससे उसकी सच्चाई को देखकर अब अनिका का उसके ऊपर विश्वास करने का भी कहीं न कहीं मन कर रहा था। इसलिए अब अनिका ने कहा, क्या तुम मुझे अपने बॉस का नाम और पता बता सकते हो कि वह कैसा दिखता है या फिर कौन है। ताकि तभी विवेक ने चेहरे पर एक परेशानी नजर आती है। उस परेशानी को देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? अगर तुम्हें उस इंसान के बारे में कुछ भी पता है या उसका हुलिया, उसका नाम, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या तुम मुझे वह दे सकते हो ताकि उस इंसान तक हम पहुंच सके। अब विवेक आगे कहता है, हाँ मैडम, मैं देना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी खुद आज तक उस इंसान को कभी भी नहीं देखा, क्योंकि वह कभी यहाँ नहीं आया है। हाँ, लेकिन उसका एक खास आदमी एक बार यहाँ जरूर आया था और उसके मुंह से मैंने उसके बॉस का नाम सुना था। जब वह उससे फोन पर बात कर रहा था तो वह इंसान उसे पीवी कहकर बुला रहा था। दूसरी तरफ आयशा मारवा भी अपने कमरे में चली तो गई थी, लेकिन आयशा मारवा बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। उसे मारवा हाउस में जो कुछ भी हो रहा था उसमें उसे संदेह हो रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ न कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ही है। पता नहीं आजकल बच्चे क्या ही कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आयशा मारवा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर हो रही हर घटना के बारे में अब उनके मन में जिज्ञासा जाग जाती है कि अब वह इसके बारे में कुछ न कुछ पता लगाएं। और इसके बारे में पता आयशा मारवा तभी लगा सकती है जब वो अनिका से बात करे, क्योंकि एक अनिका ही है जो इसमें उनकी सहायता कर सकती थी। क्योंकि मारवा हाउस में हर दिन कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी, जिससे अब आयशा मारवा को और भी ज्यादा शक हो जाता है। इधर एक तरफ तो अनिका को गोली लगी गई, उसकी वजह से भी आयशा मारवा बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। और दूसरी तरफ आयशा मारवा दिन प्रतिदिन देख रही थी कि बच्चे भी अब ज्यादा टाइम बाहर नहीं आते हैं।
वह अपने कमरे में ही रहते हैं। उनका खाना पीना सब कमरे में ही सर्व किया जाता है। नौकरों के थ्रू वो नौकर उनका खाना कमरे में ही दे आते हैं। तीनों ही टाइम बच्चे खाना खाने के लिए बाहर नहीं आते और ना ही वह ज्यादा कोई खेल कूद करते हैं। बच्चों के ऊपर भी अब आयशा मारवा को थोड़ा बहुत शक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रिया तो कितनी ही चंचल थी। रिया को कितनी ही सबको परेशान करने वाली चंचल रहने वाली लड़की थी, लेकिन अब रिया भी अपने ही कमरे में रहती थी। तीनों बच्चे पता नहीं अकेले क्या ही करते रहते थे। आयशा मारवा को देखने में तो कभी आयशा मारवा को तो यह शक नहीं हुआ था कि यह बच्चे वही नहीं हैं। लेकिन आयशा मारवा अब उनके व्यवहार को देखकर अब कंफ्यूज हो चुकी थी और इसके बारे में अब वह रोहित और अनिका से बात करना चाहती थी। रोहित का तो पता नहीं, लेकिन आयशा मारवा को जरूर पता था कि अनिका को उसने सबसे पहले अपनी फ्रेंड बनाया था, तो अनिका एज अ फ्रेंड आयशा मारवा को सब कुछ बता देगी। इसलिए आयशा मारवा इसी उम्मीद से अब सोचती है कि अभी तो अनिका शायद सो गई है, लेकिन कल सुबह मैं सबसे पहले अनिका से इस बारे में ही बात करूंगी। मुझे सब कुछ पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसा गिल्ट फील, मुझे ऐसे इंटेंशन हो रही है जैसा कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है जो मेरी ही आंखों के सामने छिपा हुआ है, या तो हो सकता है कि मेरे से छिपाया जा रहा है। यहाँ पर सारे ही काम अजीब अजीब से मुझे ही क्यों लग रहे हैं, या यह मेरे ही मन का वहम है। अगर यह मेरे मन का वहम है तो मुझे इसे अनिका से एक बार बात करके इसे दूर कर लेना चाहिए। हो सकता है कि मैं अभी मेरी उम्र के साथ साथ अब मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई हूँ, या मैं अब बच्चों से या रोहित से, अनिका से, इस परिवार से अब इतना प्यार करने लगी हूँ कि अब मुझे इनसे दूर जाने से भी डर लगता है। इन्हीं सभी उथल पुथल में आयशा मारवा के मन में यही सभी उथल पुथल मचा हुआ था, क्योंकि जब तक आयशा मारवा यहाँ पर मारवा हाउस में रहने के लिए नहीं आई थी, वह वहाँ पर एकांत में अकेली रहती थी। लेकिन जब से वह मारवा हाउस में रहने के लिए आई हुई थी, उसके बाद से ही आयशा मारवा का ज्यादा समय बच्चों के साथ ही बीतता था। उसका तो पूरा ही दिन यहाँ पर उसके बच्चों के पीछे पीछे इधर उधर चला जाता है, क्योंकि रोहित और अनिका तो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। लेकिन उन्होंने भी हमेशा से ही आयशा मारवा को समय तो दिया था, लेकिन बच्चों के साथ आयशा मारवा कुछ ज्यादा ही लग रही थी। सारी ही चीजें, हालांकि सारा काम मारवा हाउस में, सारे कार्य प्रणाली सब आयशा मारवा ही देख रही थी, लेकिन अब उनको कहीं न कहीं यहाँ पर हो रहे सब चीजों में अब शक दिखाई सा महसूस होने लग रहा था। लेकिन अब वह इसके बारे में बात करे भी तो किससे करे। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में भी श्वेता आजकल काफी बिजी चल रही थी। वह अपनी फार्मेसी से आज पूरा दिन फार्मेसी में ही इतना बिजी थी कि अब वह आज रात को घर पर लेट आई हुई थी। अब वह सीधा आकर अब वह अपनी माँ अंजलि से कहती है, मॉम मुझे भूख नहीं है, मेरा खाना हो गया है, इसलिए मैं सीधा अपने कमरे में जा रही हूँ। और अंजलि को भी वो, जबकि अब श्वेता जब जाने लगी थी तब अंजलि ने कहा, बेटा मुझे लगता है कि तुमने शायद अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही प्रेशर में दिखाई दे रही हो। तभी श्वेता कहती है, नहीं माँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लगता है मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए मुझे अपने कमरे में अभी जाकर आराम करना चाहिए। अब अंजलि कहती है, बेटा लेकिन एक गिलास गर्म दूध तो ले लेती, जाओ जाकर एक गिलास गर्म दूध ले लो, क्योंकि तुमने खाना भी नहीं खाया है। अंजलि की बात सुनकर अब श्वेता फिर से कहती है, नहीं मॉम मेरा कुछ भी अभी लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मेरा खाना आज थोड़ा हेवी हो गया था, मैंने वहाँ पर फार्मेसी में ही खाना खा लिया था, इसलिए अब मुझे लगता है थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इतना कहने के बाद अब अंजलि भी आगे श्वेता को कुछ नहीं कहती और श्वेता भी अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है।
जब श्वेता अपने कमरे में जाती है तो जैसे ही वह बाथरूम में जाने के लिए तैयार होती है, तभी श्वेता का फोन बार बार बजने लग जाता है। श्वेता भाग करके जब अपने फोन को ढूंढकर अपने बैग से निकालने लग जाती है, तो वह देखती है कि उसके फोन पर उसका फोन बार बार बजा ही जा रहा था। अब वो जल्दी से उसकी जीप को खोलने लगी थी, लेकिन उसकी जीप कहीं पर अटक गई। उसकी वजह से जब तक वह अपनी जीप को ठीक करती, तब तक फोन भी कट रहा था। कभी बज रहा है, उसके फोन पर बार बार ही कॉल आ रही थी। उसे देखकर अब श्वेता थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार ऐसे कौन कॉल कर रहा है। एक पल के लिए तो वह समझ गई थी कि हो सकता है लक्ष्य उसे कॉल कर रहा हो, लेकिन अब लक्ष्य से बात करने के लिए कहीं न कहीं श्वेता भी बेचैन थी। अब वह जल्दी से एक झटका मारती है, जिससे श्वेता की पर्स की भी चेन टूट जाती है और वह जल्दी से अपने फोन को अपने पर्स में से बाहर निकालती है। जब श्वेता ने अपना फोन अपने पर्स से बाहर निकाला तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन जैसे ही वह फिर से कॉल को मिलाने ही वाली थी, वो भी लक्ष्य के पास, तो वह देखती है कि फिर से उसका फोन रिंग करने लगता है। उस नंबर पे किसी और का नहीं बल्कि लक्ष्य का ही नंबर फ्लैश हो रहा था। उस नंबर को देख के अब श्वेता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अब वो फोन को उठाते हुए बोली, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। श्वेता इतना बोल के चुप हो गई थी, लेकिन जैसे ही सामने वाले की बातें सुनी, मानो वहीं पर जड़ सी गई थी और उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब सी हो गई थी। अब श्वेता एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, क्या क्या कह रहे हो तुम? तभी दूसरी तरफ से लक्ष्य कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ श्वेता। तभी श्वेता फिर से कहती है, लेकिन क्यों? तुमने यह सब क्यों ही किया? वहाँ पर लक्ष्य फिर से कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे से मिलने के लिए भी टाइम नहीं है। आज तुमने पूरा दिन, मैंने कितने ही कॉल किए, लेकिन तुमने ना तो मेरे किसी कॉल का जवाब दिया और ना ही किसी मैसेज का। लगता है तुम अपने काम में इतनी बिजी हो गई हो कि तुम शायद अब मुझे भूल गई हो। अरे हमारे रिश्ते की बात क्या चली, अब तो श्वेता मुझे ही भूल गई। यह सब कहते हुए अब दूसरी तरफ से लक्ष्य मुस्कुराने लग जाता है। लक्ष्य के चेहरे पर स्माइल साफ साफ देखी जा सकती थी। इधर लक्ष्य की आवाज सुनकर अभी श्वेता भी थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य ने श्वेता को बात ही कुछ ऐसी कह दी थी जिससे श्वेता के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई थी। क्योंकि लक्ष्य यहाँ पर खुद श्वेता के घर के बाहर आकर वह विंडो की तरफ से उसके बालकनी में खड़ा हुआ था। इसीलिए जब लक्ष्य ने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे की बालकनी में खड़ा हूँ, यह सुनते ही श्वेता को तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई थी। श्वेता को यकीन नहीं हो रहा था कि लक्ष्य कभी कुछ ऐसा भी कर सकता है। श्वेता ने हमेशा से ही लक्ष्य को एक जेंटलमैन की तरह देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लक्ष्य श्वेता से मिलने के लिए इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। अब श्वेता जल्दी से बालकनी की तरफ भागती है तो वह देखती है कि सच में लक्ष्य तो बालकनी में ही खड़ा था। अब वह अपना कांच वाला विंडो खोलती है, जिससे अब वह उस लक्ष्य को अब कमरे के अंदर लेकर आती है। लक्ष्य जैसे ही कमरे के अंदर आता है, अब वह अपनी शिकायतें शुरू कर देता है, लेकिन श्वेता तो उसकी किसी भी शिकायत को ना सुनने के मूड में थी। वह तो बस एक पल अब बिना आंखें झपकाए ही वह लक्ष्य को ऐसे ही घूरे जा रही थी, जैसे पता नहीं उसने कितने ही सालों के बाद लक्ष्य को देखा है। और इधर लक्ष्य का भी हाल कुछ ऐसा ही था, लेकिन वह कम से कम अपनी शिकायतें तो बता रहा था। श्वेता से ना मिलने की लक्ष्य इधर से बोला ही जा रहा था, श्वेता जी यह क्या कर रही हैं आप? कम से कम मुझसे मिलने के लिए आप लंच या डिनर तो प्लान कर ही सकती हैं। लक्ष्य अपनी ही बातें किए जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से श्वेता को तो दूसरी ही चिंता खाई जा रही थी। कभी यहाँ पर कि उन दोनों को कोई उसके कमरे में ना देख ले। श्वेता भड़कते हुए कहती है, आप यहाँ आए कैसे? लक्ष्य अब यहाँ पर श्वेता की हालत को अच्छे से समझ रहा था।
अब वह उसकी बात सुनकर मुस्कुरा के श्वेता को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारी बालकनी से? क्या? लेकिन आप ऊपर आए कैसे? श्वेता ने बड़े ही हिचकिचाते हुए पूछा और बड़े ही डर के साथ, क्योंकि श्वेता को पता था कि ऊपर चढ़ते हुए बालकनी की तरफ आते हुए लक्ष्य को यहाँ पर चोट भी लग सकती थी। पाइप से चढ़ के तभी लक्ष्य ने कहा। अभी श्वेता कुछ बोलती, अचानक से उसके रूम के डोर को नॉक करते हुए उसकी माँ बोली, श्वेता बेटा तो ठीक तो है ना? अभी चिल्लाने की आवाज आई है क्या? गेट खोलो श्वेता। अंजलि की आवाज सुनकर अब यहाँ श्वेता एकदम से घबरा जाती है। वह डरते हुए वहां पर लक्ष्य को देखकर बोली, ओहो नो मम्मा, आ गई मैं। उन्होंने अगर आपको यहाँ पर देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। अब हमारे बीच में पता नहीं यहाँ पर बंद कमरे में क्या क्या चल रहा है। पीछे से यह सब सोचते ही एकदम से श्वेता की आंखों में शर्म और लज्जा एकदम से आ गई थी। अरे क्या सोचेंगे इसमें? क्या मतलब है तुम्हारी? मेरे साथ शादी होने वाली है, जल्द ही हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अगर हम दोनों साथ में हैं तो उन्हें तो और भी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि वह तो खुद ही इस रिश्ते के लिए पहले से तैयार हैं। जब हमारे रिश्तेदार ही पहले से हमारी फैमिली हम सब के लिए और इस सब के लिए तैयार हैं, तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? श्वेता अब लक्ष्य की बातें सुनकर हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, बस हो गया तुम्हारा, अब जाकर कहीं छुप जाओ, वरना मम्मा आपको देख लेंगे। बेटा श्वेता दरवाजा खोलो। क्या हुआ श्वेता? श्वेता की माँ बाहर से ही यह सब दरवाजा पीटते हुए पूछ रही थी, क्योंकि जब वहां पर लक्ष्य एकदम से बालकनी से अंदर की तरफ आया था तो लक्ष्य को बालकनी में देखकर एकदम से श्वेता डर गई थी, क्योंकि लक्ष्य बालकनी से चढ़कर आया था। इसलिए डर ही डर में श्वेता की चीख भी निकल गई थी। श्वेता अब यहाँ पर लक्ष्य को देखकर उसे छुपाने के लिए लक्ष्य से बोलती है। अब वो लक्ष्य को डोर के पीछे खड़ा करती है, लेकिन लक्ष्य जैसा हट्ठा कट्ठा आदमी उस छोटे से दरवाजे के पीछे कैसे छुप सकता था? श्वेता उसे देखकर थोड़ा सा गुस्से में बोली, आप थोड़े छोटे नहीं हो सकते क्या? क्या जरूरत थी जो इतने पूरे के पूरे टावर बन के पैदा हुए हो? श्वेता की बात सुनकर एक पल के लिए लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है, लेकिन अब वह अपनी दिखावटी में एक अपनी आंखों को छोटा करते हुए अब श्वेता से कहता है, श्वेता आप कहना क्या चाहती हैं श्वेता जी? अब श्वेता कहती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मेरे साथ आइए। श्वेता इतना बोलकर अब लक्ष्य को अब खींचते हुए बाथरूम में धक्का देकर बाहर से डोर को बंद करते हुए कहती है, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी आवाज मत कीजिएगा। लक्ष्य श्वेता की यह बात सुनकर कहता है, ठीक है, आवाज मैं नहीं करूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब लक्ष्य दरवाजा बंद करने के लिए रोकते हुए श्वेता से कहता है, क्या? यह कौन सी बात हुई श्वेता? अब लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता कहती है, हो गया आपका। मैं कह रही हूं ना कि जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक आवाज मत करना। वहीं दूसरी तरफ श्वेता की माँ अंजलि कहती है, श्वेता बेटा क्या कर रही हो? गेट क्यों नहीं खोल रही हो तुम ठीक तो हो ना? बाहर यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा अब वापस आवाज लगाते हुए श्वेता से कहती है। अब श्वेता कहती है, हाँ मम्मी मैं आ गई। श्वेता यह बोलकर जल्दी से बाथरूम का गेट बंद कर देती है और जल्दी से अपने रूम का डोर ओपन करती है। श्वेता की माँ डोर खुलते ही अंदर आ गई थी और बोली, क्या हुआ? तू इतनी देर से गेट क्यों नहीं खोल रही थी? पता है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। पता नहीं अचानक से तुम्हें क्या हो गया है जो तुम्हें चीखने की आवाज एकदम से नीचे तक पहुंच गई। श्वेता अपनी माँ को देखकर एकदम जमाई लेते हुए बोली, वो माँ मैं सो गई थी, आप इस वक्त क्या कर रही हैं? तभी अंजलि मल्होत्रा कहती है, अरे कुछ नहीं, कितनी जोर से चिल्लाई थी तू? बस इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गई हूँ, और वैसे भी
मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, क्योंकि माँ हो ना तुम्हारी चिंता करना कैसे छोड़ सकती हूँ। खाना तो तुमने खाया नहीं, इसलिए यह दूध पी लो, प्लीज दूध पी लेना। अंजलि की बात सुनकर अब श्वेता कहती है, हाँ वो ठीक है, शायद मेरी आंख लग गई थी और मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसी वजह से मेरी चीख निकल गई होगी। श्वेता अब झूठ बोलते हुए अपनी माँ से कहती है। अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, हाँ तू अकेले सो रही है ना, इसीलिए चल अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं यह सोच रही हूँ कि मैं तेरे साथ सो जाती हूँ। अंजलि मल्होत्रा बेड की तरफ जाते हुए कहती है। अंजलि मल्होत्रा को ऐसे बेड की तरफ अपनी माँ को जाते हुए देख और श्वेता एकदम से सकपका जाती है। वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि श्वेता अच्छी तरह से जानती थी कि उसने तो लक्ष्य को बाथरूम में बंद कर दिया है। अगर यहाँ पर उसकी माँ उसके पास ही सो गई तो फिर ऐसे तो लक्ष्य को पूरी रात के लिए बाथरूम में ही रहना पड़ जाएगा, इवन वहीं पर ही बाथरूम में सोना भी पड़ जाएगा। और अगर रात को कहीं न कहीं अंजलि मल्होत्रा को बाथरूम यूज करना पड़ा तो फिर एकदम से तो यहाँ पर बवाल ही होने वाला है। तभी एकदम से श्वेता सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या? नहीं, आप यहाँ नहीं सो सकती हैं माँ। श्वेता अपनी माँ की बात सुनते ही बोली। अब अंजलि मल्होत्रा उसे देखते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तुम तो मेरी बेटी हो, क्या मैं आज अपनी बेटी के पास नहीं सो सकती क्या? अगर आज मेरी बेटी का कोई इतना गंदा सपना आया है कि उसकी चीख निकल गई, तो एक माँ होने के नाते तो मैं अपनी बेटी के साथ सो ही सकती हूँ। अपनी माँ की बात सुनने के बाद अब श्वेता कहती है, मेरा मतलब आप यहाँ सोएंगे तो पापा के पास कौन सोएगा? रात को उन्हें कहीं पेन वेन हुआ तो? आपका उनके पास सोना बहुत जरूरी है, आप पापा के पास जाइए और वहाँ सो जाइए। श्वेता अपनी माँ को जैसे तैसे करके अपने कमरे से दूसरे कमरे में सोने को भेज देती है। अब श्वेता जल्दी से वहाँ से, अब अंजलि मल्होत्रा वहाँ से जैसे ही श्वेता के कमरे से निकली तो अंजलि मल्होत्रा के जाने के बाद अब श्वेता जल्दी से भागकर अपने बाथरूम का डोर खोल के देखती है तो वहाँ पर लक्ष्य दीवार के टेक लगाकर खड़े एकटक सामने की ओर देख रहा था। लक्ष्य की नजरें सामने देखकर श्वेता उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसके गाल शर्म से लाल पड़ने लगे थे, क्योंकि सामने श्वेता के कुछ छोटे कपड़े रखे हुए थे जिन्हें देखकर अब वह वहाँ पर लक्ष्य एकटक उन्हें ही देखा जा रहा था। श्वेता उन्हें देखकर जल्दी से वह लक्ष्य का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम से लगभग खींचकर बाहर निकालते हुए बोली, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? ऐसे किसी के कपड़ों को कौन देखता है? तभी लक्ष्य अचानक से श्वेता की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए श्वेता को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। अब श्वेता को उसे ना जाने क्या हुआ था, वह बिना एक पल गंवाए एक ही झटके में श्वेता को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसको अपनी बाहों में ले लेता है। बेचारी श्वेता एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वह वहां पर इस ऐसे हग करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। श्वेता ने तो यह सोचा भी नहीं था कि लक्ष्य उसे ऐसे एकदम से हग कर लेगा। हालांकि लक्ष्य का नेचर जब उस श्वेता स्टार्टिंग में उससे मिली थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अब यहाँ पर श्वेता ने अपना प्यार कबूल कर लिया था, वह इस रिश्ते के लिए तैयार भी हो गई थी। तो अब लक्ष्य का प्यार उसके लिए दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और अब लक्ष्य श्वेता से मिलने के लिए अब यहाँ पर उसकी बालकनी से भी आ गया था। यह बात श्वेता को अच्छे से पता थी कि लक्ष्य अब उससे कितना प्यार करता था। अब श्वेता लक्ष्य को अपने आप से दूर करते हुए कहती है, मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने मम्मी को यहाँ से भेज दिया है, लेकिन अगर मम्मी या पापा या भाई उनमें से कोई भी अगर ऊपर आ गया तो यहाँ पर मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। श्वेता की बात करते हुए अब लक्ष्य कहता है, लेकिन एक शर्त पर। मेरी एक शर्त है, अगर तुम मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। लक्ष्य के ऐसी जिद देखकर अब श्वेता कहती है, अजीब मुसीबत है यार। अब श्वेता लक्ष्य से कहती है, ओके, क्या जिद है आपकी, बताइए मुझे।
अब लक्ष्य कहता है, अगर आप प्रॉमिस करती हैं कि आप दिन में कम से कम एक बार तो मुझे मिलेंगी, चाहे वह आप लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट पर ही मिले, या फिर मेरे ऑफिस में, या फिर आप मुझे अपने फार्मास्यूटिकल में ही बुलाएं, लेकिन आप दिन में एक बार तो मेरे से मुलाकात जरूर करेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। आज रात मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, चाहे फिर कोई भी आए। लक्ष्य के ऐसे बेशर्मी वाली बातें सुनकर और ऐसे जीत देखकर अब श्वेता को भी काफी घबराहट हो रही थी, क्योंकि श्वेता किसी भी हाल में वह अपने परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। हालांकि मल्होत्रा परिवार को अच्छे से पता था कि यहाँ पर लक्ष्य और श्वेता दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ही एंगेजमेंट की बात चल रही थी, लेकिन श्वेता कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। श्वेता वैसे भी उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं थी जो अपने परिवार के बारे में ना सोचे। इसलिए श्वेता कहती है, ओके ठीक है, मैं डेली आपसे मिलूंगी, लेकिन आप अभी के अभी यहाँ से जाइए, इससे पहले कि कोई आपको यहाँ पर देख ले। लक्ष्य अब यहाँ पर श्वेता की इतनी घबराहट देखने के बाद अब लक्ष्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, ओके श्वेता जी, मैं चलता हूँ। यह कहते हुए अब वह उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लग जाता है। लक्ष्य को उसके दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर अब श्वेता कहती है, यह आप क्या कर रहे हो? आप उस साइड से क्यों जा रहे हो? तभी लक्ष्य कहता है, और मैं कहां से जाऊंगा? सब दरवाजा तो इसी तरफ ही हो, ना कि हम सब उसके अंदर से आ सके। तभी तो हम दरवाजे के थ्रू ही तो एक कमरे के अंदर या बाहर जा सकते हैं। लक्ष्य की ऐसी बात सुनकर अब श्वेता एकदम से परेशान हो जाती है कि अब वह उसको क्या कहे। अब श्वेता उसको कहती है, लेकिन लक्ष्य, आप इधर यहाँ से नहीं आए थे, इसलिए आप यहाँ से नहीं जा सकते। श्वेता की बात सुनकर अब लक्ष्य कहता है, क्यों मैं यहाँ से नहीं जा सकता? क्या यह दरवाजा मुझे यहाँ से जाने के लिए रोकेगा क्या, या फिर आप रोकेंगी? लक्ष्य की यह बात सुनकर अब श्वेता कहती है, क्योंकि अगर आप यहाँ दरवाजे से जाएंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ से घर से बाहर जाते हुए या मेरे कमरे से बाहर जाते हुए घर या फैमिली सदस्य या कोई नौकर ही आपको देख ले। फिर वह सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसे श्वेता की यह बातें सुनकर अब कहीं न कहीं लक्ष्य को भी मजा बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि आज श्वेता ने लक्ष्य से एक बार भी बात नहीं की थी और इसी पर यहाँ आकर वह श्वेता से यही सब कन्फेस करना चाहता था। लेकिन अब वह उसको ज्यादा परेशान न करते हुए अब कहता है, लेकिन श्वेता, अगर मैं खिड़की से जाऊंगा और मुझे चोट लग गई तो? लक्ष्य के मुंह से चोट वोट का नाम सुनकर अब श्वेता एकदम से सकपका जाती है। वह कहती है, हाँ चोट तो लग जाएगी, लेकिन अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। वैसे भी जब आप यहाँ से ऊपर चढ़े थे तो चोट के बारे में आपको भी सोचना चाहिए था ना। यहाँ पर श्वेता की बात भी बिल्कुल जायज थी, क्योंकि जब लक्ष्य ऊपर चढ़ा था तो चोट उस समय भी लग सकती थी। अब श्वेता लक्ष्य से कहती है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप यहीं से अब वापस जाएं, क्योंकि आप आए भी यहीं से थे। उन दोनों के इस नोक-झोंक से अब उनके प्यार की और भी बढ़ता जा रहा था। अब लक्ष्य श्वेता की बात सुनकर और श्वेता के कमरे से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिका यहाँ पर किसी इंसान विवेक नाम के इंसान से मिलने के लिए आई हुई थी। विवेक यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे सारे कार्य के बारे में अनिका को बताता है। जहाँ एक तरफ विवेक की सारी बातें सुनने के बाद ही अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं गुलेरिया हाउस में अभी तक अनिका की गोली लगने की बात यहाँ पर राजलक्ष्मी को नहीं पता थी। हालांकि यहाँ पर पूरे ही गुलेरिया हाउस में अब धीरे धीरे सब कोई, सारे ही गुलेरिया सदस्यों को यह बात पता चल गई थी कि अनिका को गोली लग गई है। लेकिन कैसे लगी है यह किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। अनिका की गोली लगने की बात अब राजलक्ष्मी के कानों में भी पहुंच चुकी थी। यह खबर सुनते ही राजलक्ष्मी के चेहरे पर अनिका के लिए चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी। राजलक्ष्मी की चिंता भी तो यहाँ पर जायज ही थी, क्योंकि हो न हो अनिका उसकी ननद तो थी ही, उसके साथ ही वह उसकी बॉस भी थी।
उसकी एक दोस्त भी थी। राजलक्ष्मी ने अब मयूर पर भड़कते हुए कहा, मैडम को गोली लगी है और मुझे यह बात तुमने अभी तक नहीं बताई मुझे। यह तो अच्छा हुआ कि मैंने सर्वेंट के मुंह से यह सब सुन लिया, वरना पता नहीं तुम मुझे यह सब बताते भी या नहीं। राजलक्ष्मी यहाँ पर बड़बड़ किए जा रही थी। राजलक्ष्मी का गुस्सा देखकर अब मयूर भी कुछ देर तक तो बिल्कुल भी शांत हो जाता है, क्योंकि मयूर को भी पता था कि राजलक्ष्मी का गुस्सा तो बिल्कुल जायज था। वह राजलक्ष्मी और अनिका के बीच का प्यार, दोस्ती और एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता अच्छे से जानता था। हालांकि इसमें ननद भाभी वाला रिश्ता इतना ज्यादा नहीं था जितना कि, क्योंकि यहाँ पर राजलक्ष्मी हमेशा से ही अनिका को अपनी मैडम ही समझती थी, भले ही अब उसकी शादी मयूर से क्यों ना हो चुकी थी। राजलक्ष्मी और अनिका दोनों की ही प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। अनिका के हर कार्य में राजलक्ष्मी उसके एक राइट हैंड के बराबर थी। अनिका का जब डॉक्टर अमृता की तरह अपना सारा कार्य संभालती थी, तब भी राजलक्ष्मी एज असिस्टेंट उसका एक राइट हैंड की तरह उसके सारे कार्य करती थी। अनिका के सारे अपॉइंटमेंट, अनिका के सारे ऑपरेशन, अनिका के हर एक कार्य की रूपरेखा यहाँ पर राजलक्ष्मी ही डिसाइड करती थी कि आज मैडम को क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली आने के बाद राजलक्ष्मी का यह कार्य थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर अब लैब का सारा ही कार्य राजलक्ष्मी संभालती थी। और यहाँ पर राजलक्ष्मी और अनिका के बीच में एक दोस्ती वाली बॉन्डिंग भी बहुत ही मजबूत थी। वैसे तो अनिका का कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन एक राजलक्ष्मी थी जो अनिका से अपने मन की सारी बातें कह भी देती थी और उन्हें समझा भी देती थी। हालांकि चाहे अनिका को यह बात पसंद ही क्यों ना आए, लेकिन फिर भी राजलक्ष्मी अपने मन की बात अनिका के सामने पेश कर ही देती थी। लेकिन राजलक्ष्मी को यहाँ पर अपने लिमिट के बारे में अच्छे से पता होता था कि वह अनिका से क्या बात कर रही है और क्या नहीं कर रही है। उसे कौन सी बातें करनी चाहिए और कौन सी नहीं, वह अपनी दोस्ती के दायरे में और एक अपने प्रोफेशनल के दायरे में, दोनों ही दायरे में वह अनिका को अच्छी तरह से समझती थी और अनिका की सारी बातों को जानते हुए अब उसे अच्छे से हैंडल भी कर लेती थी। अनिका के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को राजलक्ष्मी अच्छे से समझती भी थी। इसलिए अब राजलक्ष्मी को जब यह पता चलता है कि अनिका मैडम को गली लगी है, तो अब वह बहुत ही परेशान होती है। यहाँ पर पूरे ही गुलेरिया हाउस में आकाश के जरिए यह सब पता चल गया था कि अनिका को गोली लग गई है, लेकिन यहाँ पर राजलक्ष्मी को इसके बारे में जरा भी खबर नहीं दी जाती, क्योंकि राजलक्ष्मी यहाँ पर प्रेग्नेंट है और यहाँ पर मयूर कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। कहीं राजलक्ष्मी को कुछ ऐसा सुनकर उसके कोई सदमा न लग जाए या वह इससे परेशान न हो जाए जिससे उसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम न हो, क्योंकि एक तो राजलक्ष्मी मदर वार्ड में 2 बेबी थे और दूसरा ऐसे हालत में एक औरत का ज्यादा टेंशन लेने के बाद उसके बीपी ब्लड प्रेशर की कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मयूर ने भी यही सोचा था। अभी अचानक से राजलक्ष्मी को इसके बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ पर राजलक्ष्मी का गुस्सा देखते हुए अब मयूर राजलक्ष्मी को शांत करके उसे साइड में एक सोफे पर बिठाते हुए कहा, राजलक्ष्मी शांत हो जाओ थोड़ा, मुझे भी अब बस थोड़ी देर पहले ही पता चला है। तुम्हारे जानने से बस थोड़ी देर पहले मैं भी तो यही तुम्हारे साथ ही था ना, फिर मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। तभी राजलक्ष्मी कहती है, हाँ मयूर, बात तो आपकी बिल्कुल जायज है। एक तो चाचा जी ने मुझे यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर दिया है ताकि मैं घर के कामों को ना देख सकूं, ना तो मैं यहाँ से कहीं जा सकती हूँ और ना ही आ सकती हूँ, ना ही मुझे परिवार में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई भी अपडेट रहती है। मैं यहाँ ऊपर रहने के बाद अब कोई भी काम नहीं कर सकती। मुझे यहाँ पर अकेले खाली बैठना बहुत ही बुरा लगता है, ना मैं अब अपना हॉस्पिटल जाकर अपना कार्य संभाल सकती हूँ। मैं बता नहीं सकती मयूर, मेरा यहाँ पर क्या हाल हो रहा है, और यहाँ पर अब अनिका की यह वाली बात भी छुपाने से मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं यहाँ पर कोई बीमार हूँ, और इसीलिए मुझसे यह सब बातें छिपाई जा रही हैं।
दरअसल अभी राजलक्ष्मी का यह लास्ट ट्रिमर चल रहा हुआ था। यह उसका लास्ट मंथ था। इसलिए करण गुलेरिया ने राजलक्ष्मी को और मयूर को कमरा यहाँ का ऊपर ही शिफ्ट करवा दिया था, क्योंकि एक बात करण भी अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही राजलक्ष्मी खुद एक डॉक्टर थी, वह अपना अच्छे से ध्यान रख सकती थी, वह बहुत ही अच्छी तरह से इलाज करना भी जानती थी, लेकिन कुछ मामलों में राजलक्ष्मी भी अनिका के जैसी ही थी। जब राजलक्ष्मी अपने कार्यों में लग जाती थी तो राजलक्ष्मी को भी समय का कोई भी ध्यान नहीं रहता था कि वह उसे कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए। वह भी अनिका की तरह दिन रात करके एक लगी रहती थी। वह अपने आराम के बारे में भी नहीं सोचती थी। राजलक्ष्मी का नेचर इतना अच्छा था कि वह यहाँ पर हर किसी के बारे में चिंता करती थी। वह हमेशा खुद का ख्याल रखने के बजाय हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी और उनके बारे में ही उनकी समस्याओं को ही सुलझाने में लग जाती थी। कहीं न कहीं राजलक्ष्मी पर अनिका का थोड़ा सा असर था। इसलिए करण और आकाश दोनों ने ही सोचकर राजलक्ष्मी को कमरा वहां पर ऊपर शिफ्ट करवा दिया था और यहीं पर ही राजलक्ष्मी को रहने के लिए कह दिया था। साथ ही साथ करण गुलेरिया ने सब सर्वेंट को खास हिदायत दी थी कि अगर राजलक्ष्मी को किसी भी चीज की कोई भी जरूरत होती है तो वह उसे वहीं पर ही मिले। उसके लिए उसे कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। और यह खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि राजलक्ष्मी ज्यादा ऊपर नीचे न आए जाएं। हालांकि गुलेरिया हाउस में वहां पर लिफ्ट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी करण गुलेरिया यहाँ पर किसी भी चीज में कोई भी ढील नहीं बरती थी। उन्होंने सभी नौकरों को खास हिदायत दी थी और साथ ही साथ सभी फैमिली मेंबर को भी राजलक्ष्मी का यहाँ ऊपर नीचे आना जाना तो बंद करा ही दिया था, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा वह अपने कमरे में बैठकर आराम कर सके। लेकिन आज अनिका को गोली लगने की बात सुनकर अब राजलक्ष्मी ने कहा कि उसे भी नीचे सभी के साथ रहना है। वह यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो गई है। पता नहीं पूरी फैमिली का इसमें क्या ही रिएक्शन होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी नीचे जाऊँ, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे उसके मन में भी यहाँ अजीब अजीब ही ख्याल आ रहे थे। इसलिए अब वह मयूर को कहती है, कृपया करके आप मुझे नीचे जाने दीजिए। एक पल के लिए तो करण की हिदायत को सुनकर अब मयूर भी कुछ सोचने पर बेबस हो जाता है। एक पल तो करण गुलेरिया ने पूरे परिवार को मना किया हुआ था, लेकिन अब राजलक्ष्मी के चेहरे की चिंता को देखकर अब मयूर भी कुछ नहीं कह पाता और वह राजलक्ष्मी की हाँ में हाँ मिलाता है। अब वह राजलक्ष्मी को पकड़कर धीरे से नीचे लेकर आता है। वहीं सभी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, लेकिन दूसरी तरफ अनिका इन सभी बातों से अनजान थी। गुलेरिया हाउस में उसके गोली लगने की अफवाह फैल चुकी थी। सबको इसके बारे में पता चल चुका था। इन्हीं सब बातों से अनजान अनिका अभी तक डॉक्टर विवेक से बातें किए ही जा रही थी। अनिका के मन में आया कि कोई इंसान इतनी क्रूरता पर कैसे आ सकता है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को एक मानव बनाने के बजाय वह उसे जानवर बनाने पर क्यों मजबूर कर रहा है। वह उसे जानवर बनाना क्यों चाहता है, उसका क्या मोटिव हो सकता है। क्या कोई इंसान एक इंसान होकर भी इंसानियत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है क्या, जो कि पूरे ही समाज के साथ, पूरे ही देश के साथ, यहाँ तक कि पूरे ही विश्व के साथ बहुत ही भयानक हो सकता है। अनिका ने मन ही मन यह बात अब उसकी जुबान पर आ गई थी। अनिका की बात का अब जवाब देते हुए विवेक कहता है, इसका जवाब मैं शायद जानता हूँ। मैंने एक बार मैडम इसके बारे में सुना था। इतना सुनने के बाद अब अनिका के मन में जिज्ञासा होती है कि वह विवेक यहाँ पर जो भी बात कर रहा है वह जल्दी से बताएं। इसलिए अनिका कहती है, हाँ, अगर तुम्हें पता है तो मुझे जल्द से जल्द उसके बारे में बताओ। अब विवेक आगे कहता है, लेकिन जो कारण है वह बहुत ही अजीब है। जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो शायद आपको भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड का कहना है कि इंसान प्यार को नहीं समझते, इसलिए वह इंसानों को जानवर बनाना चाहता है ताकि इंसान भी जानवरों की तरह ही प्यार को समझे और वह एक दूसरे के साथ वफादारी के साथ रहे। विवेक यहाँ पर अपनी बातें बता देता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य यानी कि
और उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड का यह समझना है कि अब उसकी विवेक की यह बात समझने के बाद अब अनिका काफी हैरान हो जाती है। भला किसी इंसान की ऐसी सोच कैसे हो सकती है? इंसान तो क्या, जानवर भी प्यार को समझते हैं, फिर इंसानों को जानवर के रूप में क्यों बदला जाता है? क्योंकि जानवरों में अगर देखा जाए तो कुत्ता तो सबसे ज्यादा ही वफादार होता है। कुत्ता अपने मालिक के साथ बहुत ही प्यार करना जानता है। इंसान प्यार अगर नहीं समझते तो उसको प्यार समझना भी तो सिखाया जाता है। अगर हम किसी इंसान में प्यार से पेश आते हैं तो एक पल के लिए नहीं, लेकिन कभी न कभी तो वह इस प्यार को जरूर ही समझता है। यहाँ पर इंसान को उस आदमी की यह सोच बहुत ही गलत लग रही थी। यह सब बातें बताने के बाद अब विवेक अनिका से कहता है, ओके मैडम, मैं ज्यादा लेट हो गया हूँ, कभी कोई यहाँ पर मुझे आपसे बात करते हुए ना देख ले, इसलिए मैडम मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं अब वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा देर तक बाहर तक नहीं रह सकता। मुझे यहाँ आए हुए काफी टाइम हो चुका है। अगर मैं अभी नहीं गया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। मेरे लिए तो होगा ही, साथ ही साथ पता नहीं मेरी फैमिली के ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी और उसके साथ आप पर भी तो आ जाएंगी। यहाँ पर विवेक की बात सुनकर अनिका ने कहा, मुझे तुमसे कांटेक्ट करना हो तो मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूंगी? क्या तुम इसके बारे में मुझे तुम कुछ बता सकते हो? मैं तुम्हें अगर कांटेक्ट करूं तो कैसे करूं? तभी विवेक ने कहा, मैडम, मैंने आपका नंबर एक डिलीवरी वाले के नाम से अपने फोन में ऐड किया हुआ है। यहाँ इन लोगों को जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसके लिए हर रोज अलग अलग तरह के सामान यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस मेंटल में, यानी कि इस मेंटल हॉस्पिटल में वहाँ पर मंगाया जाता है। उन्हीं में से एक डिलीवरी वाले के नाम से मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है ताकि किसी को भी मुझ पर कोई भी शक ना हो कि मैं आपसे, यानी कि मैं अपने इस मेंटल हॉस्पिटल के बाहर किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में हूँ। जब भी आप मुझे कांटेक्ट करना चाहो आप मुझे मैसेज कर देना। अगर मैं अकेला होऊंगा तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा और अगर कोई मेरे पास आसपास होगा तो मैं ऑर्डर कैंसिल का मैसेज भेज दूंगा। अनिका को भी विवेक की बात ठीक लगती है, इसलिए अब अनिका भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। उसके बाद अब अनिका भी विवेक को वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब तुम्हें चलना चाहिए। अगर मुझे जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। अब विवेक वहाँ से चलते हुए कहता है, लेकिन एक बात और मैडम, प्लीज आप इस बात का ध्यान रखना, अगर मैं मैसेज ना भी कर पाऊँ तो कभी भी मुझे कॉल मत करना, क्योंकि अगर आपने मुझे कॉल कर दिया तो वह उससे मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। यह लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है और मैं अभी ऐसे नहीं मरना चाहता। यहाँ पर अनिका विवेक की डर साफ साफ देख पा रही थी। हालांकि अनिका खुद एक सॉफ्ट हार्टेड वुमेन थी, इसलिए वहाँ वह विवेक की बातों को देखकर अच्छे से समझ रही थी कि विवेक को कितना डर लग रहा है। लेकिन वह फिर भी अनिका का साथ देने के लिए यहाँ तक आया हुआ है, क्योंकि उसे भी अपने परिवार को बचाने के लिए अनिका की मदद चाहिए थी। अब यहाँ पर विवेक की बात सुनने के बाद अब अनिका भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। वह ऐसा करने के बाद अब विवेक अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अब अनिका भी मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। अनिका भी अब तक मारवा हाउस में पहुँच चुकी थी। आज वह यहाँ पर अपनी माँ द्वारा दी गई गाड़ी को लेकर ही बाहर गई थी। अब अनिका चुपके से उस गाड़ी को लाकर यहाँ पर पार्किंग एरिया में खड़ा कर देती है और वह चुपके से ही अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रूम में पहुँचने के बाद अनिका वहाँ पर देखती है कि रोहित वहीं पर बेचैनी से इधर उधर घूमे जा रहा था। रात तो बहुत हो चुकी थी। अनिका ने सोचा था कि शायद रोहित अभी तक सो चुका होगा, लेकिन अभी तक रोहित सोया नहीं था। वह कुछ देर तक ऐसे ही घूमता रहा। उसके बाद वह अब अपना लैपटॉप खोलकर वहीं सोफे पर ही बैठकर अपने ही ऑफिस का काम करने लग गया था। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो रोहित अनिका को देखता है। अनिका थी ही जब अंदर आती है तो रोहित के चेहरे पर एकदम से प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जैसे रोहित ने काफी वर्षों के बाद अनिका को देखा हो। रोहित इतना बेचैन हो रखा था
कि उससे एक भी पल की दूरी अब अनिका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब रोहित जल्दी से उठता है और अब वह दरवाजा खुद ही लॉक कर देता है। उसके बाद अनिका के पास आकर अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालकर अपने शरीर को उसके ऊपर छोड़ देता है। अब इस वक्त तक अनिका अपने बेड के पास पहुंच चुकी थी और रोहित की तरफ अब वह अपना चेहरा करके खड़ी हो जाती है। इस तरह अचानक रोहित के अनिका के ऊपर अपना वजन छोड़ने से वह रोहित के साथ सीधा बेड पर जाकर गिर जाती है। अब क्योंकि अनिका यहाँ पर 2 दिन से इसीलिए लैब में अपने काम में बिजी थी, क्योंकि वह रोहित से अभी कोई बात नहीं करना चाहती थी। रोहित से बस वह अपने काम की ही बातें कर रही थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रोहित फिर भी यूं ही रोहित दोनों बाहों के बीच में रहते हुए अब अनिका रोहित से कहती है, क्या है मिस्टर मारवा, यह तुम्हारी कौन सी जरूरी बात है जो तुम 2 दिन से इन्हीं के पीछे लगे हुए थे कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। अब जब तुम्हारे पास बात करने का टाइम है तो तुम यह क्या कर रहे हो? फिर वह अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए फिर से कहती है, चलो छोड़ो मुझे और हटो यहाँ से। याद है ना कि पिछले 2 दिन में क्या हुआ है, इसलिए अब यहाँ से दूर हो जाओ। मुझे अब इसके बारे में या इसके आगे कोई भी बात नहीं करनी है। यहाँ पर रोहित समझ जाता है कि अनिका पिछले 2 दिन से वही बात कर रही है। जब वह और अनिका दोनों ही लंच के लिए गए थे और वहाँ पर चारू के अचानक आ जाने से अब वो अनिका उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए अनिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वह लंच बीच में ही छोड़कर वहाँ पर सीक्रेट डिपार्टमेंट के लिए पहुँच गई थी। स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए पहुंचने के बाद रोहित अनिका के ऊपर यूं ही पड़े हुए अपनी बाहों को और खिसकाते हुए उसके माथे को अब चूम लेता है। उसके बाद अब रोहित कहता है, नहीं, यह मेरा आज का जरूरी काम नहीं है, मेरा तो यह हमेशा का जरूरी काम रहता है। अनिका अब अपना हाथ अपने माथे पर रख लेती है और फिर कहती है, तुम्हारा रोमांस, लेकिन यह मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। मिस्टर मारवा, आप हटो यहाँ से। रोहित अनिका की ओर मुस्कुरा देता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पर आज वह रोमांस के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में है। अब अनिका रोहित को अचंभित आंखों से घूरने लगती है। अब वहाँ पर मारवा हाउस में बाकी तो सब सो चुके थे, लेकिन अब अनिका को भी बुरे दिन की थकान से, क्योंकि अनिका पिछले 2 दिन से नहीं सोई थी, इसलिए अनिका को भी नींद आ रही थी। लेकिन अब वह यहाँ पर करती भी तो क्या। अब अनिका रोहित की बात सुनकर रोहित की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उसे और भी कसकर पकड़ लेता है। अब अनिका कहती है, तो तुम यूं नहीं मानने वाले हो मिस्टर रोहित मारवा। रोहित अब बिना कुछ बोले ना में अपनी गर्दन हिला देता है, क्योंकि अनिका यहाँ पर रोहित को भी फेस करना नहीं चाहती थी। लेकिन वह हर एक बात कहने से भी 20 बार सोच रही थी। अब अनिका जैसे ही अपना हाथ हिलाने की कोशिश करती है, रोहित उसे लॉक कर लेता है। अनिका यहाँ पर ना तो अपनी नाराजगी शो करना चाहती थी और ना ही यह शो करना चाहती थी कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर अनिका के दिल में खुद एक उथल पुथल मची हुई थी। अनिका यहाँ पर रोहित को परेशान भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन 2 दिन पहले जो भी घटना हुई है उसके बारे में अनिका सोच सोच के बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अनिका के पैरों में जैसे ही मूवमेंट महसूस होता है, वह उसके पैरों को भी अपने पैरों से लॉक कर लेता है। यहाँ पर रोहित ने अनिका के दोनों ही पैरों को अपने पैरों से लॉक कर लिया था। अब अनिका की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। अब उसे रोहित पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह रोहित को अब घूरने लग जाती है। वह रोहित को ऐसे घूर रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वह एक ही पंच में रोहित को दूर फेंक दे। रोहित और भी अब अनिका के गुस्से को यहाँ पर देखकर अब रोहित के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अब वह अनिका और उसकी मुस्कान के साथ अब रोहित अनिका की आंखों में देखने लग जाता है, क्योंकि रोहित हालांकि यहाँ पर अनिका को परेशान तो नहीं करना चाहता था और हमेशा अनिका की इजाजत के बिना रोहित ने कभी अनिका को छुआ तक नहीं था। लेकिन रोहित को भी पता था कि अनिका उससे गुस्सा है, चाहे वह उसे बता नहीं रही हो
चाहे वह जता नहीं रही हो। लेकिन वह उससे बहुत गुस्सा थी और जब तक वह उसे परेशान नहीं करेगा तब तक अनिका अपने दिल की बात रोहित को कभी भी हरगिज नहीं बता पाएगी। यहाँ पर रोहित जानबूझकर अनिका को परेशान कर रहा था ताकि उसके मन के अंदर जो भी उथल पुथल मची हुई थी वह खुलकर उसके बारे में बात करे। अब अनिका रोहित को इस तरह चेतावनी देते हुए ही जैसे किसी छोटे बच्चे को समझा रही है। अब अनिका कहती है, देखो मिस्टर मारवा, तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं पहले ही कह देती हूँ तुम एक तरफ हट जाओ, क्योंकि हर बार जब भी तुम ऐसी कोई शरारत करते हो या मुझे परेशान करते हो तो हमेशा आपको ही चोट लगती है, इसलिए मैं आपको पहले आगाह कर रही हूँ। अब रोहित भी बड़े ही आत्मविश्वास से अनिका को जवाब देता है, अरे अनिका, मेरे हाथों की कैद में तुम खुद हो और तुम मुझे क्या धमकियां दे रही हो कि मुझे चोट लग जाएगी। तुम्हें पता भी है कि मुझे चोट लगेगी भी या नहीं और मुझे चोट कैसे लग जाएगी, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कैद में बंद रखा है। हालांकि रोहित यहाँ पर अनिका के पावर को अच्छे से जानता था। उसे अंदाजा था कि अगर अनिका चाहे तो वह उसे 1 मिनट में उससे दूर कर सकती है, लेकिन अब वह यहाँ पर खुले में अनिका को यह चैलेंज देता है। कहीं न कहीं वह इन्हीं हरकतों से अब अनिका को मनाना चाहता था। अब अनिका अपने गर्दन को दाएं बाएं तरफ घुमा देती है। वह रोहित के इशारों को अच्छे से समझ जाती है और वह फिर कुछ सेकंड के बाद वापस सीधा करते हुए मुस्कुराने लगती है। यह मुस्कुराहट वह बहुत ही छोटी थी, हालांकि यह रोहित ने देख ली थी, लेकिन अनिका ने जल्दी ही उस मुस्कुराहट को छिपा लिया। फिर 2 पल के लिए वह रोहित का चेहरा निहारते हुए उसकी आंखों में खो जाती है। रोहित की आंखों में देखते ही अनिका धीरे धीरे अपना सारा गुस्सा भूलने लगी थी, लेकिन फिर से वह एकदम से अपने मुंह को फेर लेती है और फिर अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हुए रोहित के चेहरे के करीब जाती है। जैसे ही अनिका की नाक रोहित के नाक के पास पहुंचती है तो रोहित का पूरा शरीर यह सोचकर ढीला पड़ गया था कि आज अनिका उस पर इतनी मेहरबान कैसे है। मैं तो पिछले 2 दिन से पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहा था। पता नहीं अनिका तो मेरे से बहुत ही गुस्सा हो गई, लेकिन यहाँ तो अनिका आज मेरे ऊपर ही मेहरबान है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? रोहित अभी इसी कसम में ही था कि अनिका ऐसे मेरे ऊपर मेहरबान कैसे हो सकती है। आज लिप लॉक अनिका की तरफ से होने वाला है। रोहित यह सुनकर उसके मन में अभी भी ख्याल पुलाव बनने पड़ गए थे। इस पल रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही रोहित अपनी आंखें बंद करता है, अनिका उसे उठाकर बेड पर दूसरी तरफ फटक देती है, फिर उसकी कमर पर दोनों तरफ पैर करके बैठ जाती है। इस बार अनिका ने रोहित को अपनी मजबूत पकड़ के बीच लॉक कर लिया था और वह अब हिल भी नहीं सकता था। तभी अनिका रोहित से कहती है, क्यों मिस्टर मारवा, कैसा था? किसी ने ठीक ही कहा है, मैन इज ऑलवेज मैन। फिसलने में जरा भी देर नहीं लगती। ठीक इसी वक्त रोहित के मुंह से एक जोर की आवाज निकलती है, आह। रोहित के मुंह से दर्द भरी आवाज सुनकर अनिका झट से एक तरफ हो जाती है, क्योंकि अनिका को आभास हो जाता है कि हमेशा की तरह आज भी रोहित को चोट लग गई है। अब अनिका के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसकी आवाज में जहां अभी तक गुस्सा था और छेड़छाड़ दिखाई दे रही थी, वहीं अब उसकी आवाज चिंता में बदल जाती है। वह पूछती है, सच में लग गई क्या मिस्टर मारवा? अनिका की यह चिंता देखकर अब रोहित मुस्कुरा देता है और वह अपनी गर्दन ना में हिला देता है। हालांकि हमेशा की तरह ही रोहित को आज भी उसकी कमर में चोट तो लग ही गई थी। अनिका ने इतनी जोर का दांव सिर्फ इसलिए खेला था क्योंकि वह जानती थी कि रोहित उसके वार को आसानी से झेल सकता है। अनिका को भी रोहित की पावर के बारे में अच्छे से पता था कि रोहित का शरीर कितने जोर से वार को, कितने भी जोर के वार को आसानी से झेल पाता है। अनिका जो नहीं चाहती थी वह यह था कि रोहित अनिका से अचानक से हुए तेज दाव को हर बार झेल तो जाता था, लेकिन हर बार चोट कम या ज्यादा हमेशा रोहित को ही लगती थी। अनिका यह देखने के लिए कि रोहित को चोट तो नहीं लगी, वह जैसे ही उसके शर्ट को उठाती है तभी देखती है कि उसके हाथ में, अपने हाथ से अनिका का हाथ
अब रोहित एकदम से रोक लेता है, क्योंकि अब रोहित भी नहीं चाहता था कि अनिका उसके चोट को देखे, क्योंकि कहीं न कहीं फिर अनिका को इसके बारे में बुरा लगता। रोहित अनिका के हाथ को रोकते हुए कहता है, अनिका, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। अनिका अब रोहित को डांटती हुई कहती है, मिस्टर मारवा, आपको मेरी बात कभी भी कोई भी बात क्यों नहीं सुननी होती है? आप हमेशा बच्चों की तरह ही क्यों करते रहते हैं? मुझे आपको हमेशा बच्चों की तरह ही क्यों डांटना पड़ता है? अब अनिका अपनी ताकत का फिर से इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं लेटा देती है और उसे उठने नहीं देती, क्योंकि अनिका यहाँ पर रोहित के पैर और हाथ दोनों को ही दबोच लेती है। फिर धीरे से उसकी शर्ट को ऊपर करती है। अब अनिका के चेहरे से उसकी पत्नी और उसकी माँ प्रेमिका के भाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अब वह यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रही थी। अनिका यहाँ पर कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। वह बड़ी ही बारीकी से रोहित की कमर को देख रही थी। वह अपनी आवाज को थोड़ा कड़ा करते हुए कहती है, चुपचाप लेटे रहो मिस्टर मारवा, यहाँ से हिलना भी मत, नहीं तो अब इससे भी बुरा होगा आपके साथ। जब मैं कहूँ ना, तब तक बिल्कुल भी ना हिलना। रोहित अनिका की सख्त आवाज सुनकर अब चुपचाप अपनी जगह पर लेटा रहता है। अनिका अब रोहित की कमर को अच्छे से एग्जामिन कर लेती है। यहाँ पर रोहित को कोई भी मामूली सी चोट लगी थी कि एग्जामिन करने के बाद अब अनिका को भी हल्का महसूस होता है। अनिका एक पल के लिए अब शांत हो जाती है और अब उसकी टेंशन कुछ पल के लिए कम हो जाती है। अब जब अनिका रोहित को अच्छे से एग्जामिन कर लेती है, तब रोहित कहता है, डॉक्टर साहिबा, अब क्या मैं बैठ जाऊं? तो रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब रोहित भी अब बैठ जाता है और अपनी शर्ट को नीचे कर लेता है। अब रोहित के बैठते ही एकदम से अनिका के दोनों हाथों को पकड़कर और बेड पर बैठा लेता है। वह दोनों ही आराम से एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर बैठे हुए थे। अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अनिका यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहती, वह सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अब रोहित कहता है, अनिका, मुझे सच सच बताना, क्या चारू वाली बात से तुम अभी तक परेशान हो? रोहित की यह बात सुनकर अनिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वह यहाँ पर कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वह वहाँ पर अपने किसी भी एक्सप्रेशन को व्यक्त नहीं करना चाहती थी। हालांकि रोहित यहाँ पर जानता था कि अनिका के अंदर क्या द्वंद्व चला हुआ है, लेकिन फिर भी वह अनिका से इस बारे में बात करना चाहता था। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका बिल्कुल से चुप होती है। तो अब रोहित फिर से पूछता है, अनिका, सच में वह मेरी एक बचपन की दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने उसे कभी भी एक दोस्त से ज्यादा बढ़कर कभी नहीं माना। जैसे मेरे लिए भूमिका है, वैसे ही मेरे लिए चारू है। मैंने कभी चारू को कभी भी उस नजरों से नहीं देखा। रोहित की यह बात सुनकर हालांकि अनिका के दिल को बहुत ही शांति मिल रही थी। अनिका के दिल में अंदर ही अंदर एक खुशी हो रही थी, क्योंकि अनिका को भी रोहित के मुंह से यही सुनना चाहिए था। लेकिन वो अब यह जाहिर नहीं होने देती कि उसे इन चीजों से इन्फेक्ट पड़ रहा है। अभी रोहित फिर से कहता है, अनिका, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना तो कोई पहले था और ना ही बाद में कोई है। और यह बातें तुम भी शायद कहीं न कहीं जानती ही हो, क्योंकि तुमने भी मेरे साथ इतने साल रहते हुए हो गए। हमारे रिश्तों को जुड़े हुए कितने साल हो गए हैं, तो शायद तुम्हें भी अब तक तो इस बारे में पता चल ही गया होगा। हालांकि अनिका यहाँ पर रोहित के बारे में सब कुछ जानती थी और वो यह भी जानती थी कि रोहित उन आदमियों में से नहीं है जो कहीं भी फिसल जाए। अनिका को यह अच्छे से पता था, क्योंकि रोहित के पास इतनी पावर होने के बाद भी, एक बिजनेसमैन होने के बाद भी, रोहित में कभी भी उस पावर का किसी के ऊपर भी गलत इस्तेमाल नहीं किया था। यह हालांकि वह तो वर्ल्ड के लिए एक किंग था और किंग के सामने पूरी दुनिया को झुकना कितना ही आसान होता है, यह अनिका अच्छे से जानती थी। यहाँ पर रोहित की बातें सुनने के बाद अब कहीं न कहीं अनिका को भी यह गिल्ट महसूस होता है कि उसे
वह 2 दिन तक उसने रोहित से बात नहीं की। लेकिन अनिका भी यहाँ पर रोहित को इसलिए अवॉइड करना चाहती थी ताकि अनिका के मुंह से कोई भी ऐसी वैसी बात न निकले जिससे कि रोहित को कोई परेशानी हो जाए। इसलिए अनिका यहाँ पर रोहित को कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। इसीलिए ही अनिका ने 2 दिन तक लैब में जाना ही सही समझा था। अब रोहित अनिका से फिर से कहता है, अनिका, चाहे हमारे बीच में कुछ भी हो, चाहे हमारी लड़ाई भी हो या झगड़ा हो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुमने अब की बार जैसे मेरे साथ किया वैसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। चाहे तुम्हें कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं करोगे। अनिका, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तुम्हारे बिना एक भी पल नहीं रह सकता। अनिका रोहित की यह बातें सुनने के बाद अब अनिका भी इमोशनल हो जाती है और वह कहती है, आई नो मिस्टर मारवा कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। अब अनिका के इस वर्ड को सुनकर अब रोहित के मन में एक थोड़ी सी शांति होती है कि अनिका ने रोहित को गलत नहीं समझा और वह रोहित पर इतना ट्रस्ट करती है। अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका, क्या तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है जो तुम्हें मुझ पर होना चाहिए। अब अनिका रोहित की यह बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रहती है। हालांकि अनिका रोहित के ऊपर 100% विश्वास करती थी, लेकिन अब वह यहाँ पर कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ। तभी शायद क्योंकि यह सवाल मेरे भी दिमाग में चले हुए थे और यह मेरी ही परेशानी थी, इसलिए मैं आपको इसके बारे में परेशान नहीं करना चाहती थी। सॉरी मिस्टर मारवा, 2 दिन के लिए आपको जो भी झेलना पड़ा उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, इट्स ओके अनिका, जो भी हुआ, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी हमें यही पता चला है कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। हमारे अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, यह फ्लिप नहीं आना चाहिए जिसके लिए हमें कभी बाद में पछताना पड़े, या हमारे मन में कभी भी मनमुटाव आना चाहिए। अनिका भी रोहित की इस बात से सहमत होती है और अब वह कहती है, ओके मिस्टर मारवा, अब रात ज्यादा हो चुकी है, आई थिंक हमें अब सोना चाहिए। तभी रोहित कहता है, अनिका, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। अनिका यहाँ पर जानती थी कि रोहित यह किस बारे में अनिका से यह सब पूछ रहा था, क्योंकि रोहित का यहाँ पर सीधे सीधे यही बात पूछ रहा था कि वह इतनी रात को ऐसे कहाँ गई थी। तभी अनिका इससे पहले कुछ कहती, उससे पहले अब रोहित कहता है, वैसे अनिका, तुम्हारा हाथ कैसा है, क्योंकि 2 दिन तक तो तुम अंदर ही थी, इसलिए मुझे लैब के अंदर यह नहीं पता चला कि तुम्हारा हाथ कैसा है। अब रोहित अनिका की बाजू को ऊपर करके देखता है तो रोहित को अनिका का हाथ अब काफी रिकवर हुआ लगता है। अब अनिका खुद ही कहती है, देखो मिस्टर मारवा, अब तो आप देख ही चुके हो मेरे हाथ को, कुछ भी तो नहीं हुआ है, इसलिए अब आप डोंट वरी, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। रोहित यहाँ पर जानता था कि अनिका एक बेस्ट सर्जन थी, एक बेस्ट डॉक्टर थी, तो वह अपने आप को भी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ही देने वाली थी। इस बात का तो रोहित को खुद उसके ऊपर विश्वास था। अब रोहित अनिका से कहता है, ओके अनिका, मैं जानता हूँ तुम अपने आप को अच्छे से संभाल सकती हो, इसलिए शायद तुमने 2 दिन भी संभाल ही लिया होगा, लेकिन अब क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम अभी इतनी रात को कहाँ गई थी। रोहित की यह बात सुनने के बाद अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, वो जिस दिन हम उस काम के लिए जब वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल के तहखाने में गए थे, तो वहाँ पर मेरा कोई कार्ड गिर गया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। एक आदमी को वह मेरा कार्ड मिल गया, उसने मुझे कॉल किया था। अनिका अब धीरे धीरे रोहित को उस आदमी के बारे में सारी बातें बता देती है कि वहाँ पर अनिका और उस आदमी के बारे में जो भी बातें हुई थी। अनिका एक एक बात अब रोहित को बता देती है। उस हर एक बात को सुनकर अब रोहित भी काफी कंफ्यूज हो जाता है और रोहित खुद कहता है, भला कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि इंसानों को जानवर में बदल रहा है, क्योंकि अगर उसका खुद से ही प्यार के ऊपर से विश्वास नहीं है तो उसको यह हक नहीं है कि वह किसी और की जिंदगी को उससे छीन ले। अनिका भी यहाँ पर रोहित की बात से सहमत होती है।
उसे भी अब यह सारी बातें सोच सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कोई नहीं, इतना इंसान कोई निर्दयी कैसे हो सकता है? जरूरी नहीं है कि अगर उसको प्यार में धोखा मिला है, अगर उसे विश्वास में धोखा मिला है, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसा ही हो। उसने हर इंसान को एक ही तराजू में तो नहीं तौल कर रख सकता। अगर वह इंसान अनिका के सामने होता तो शायद अनिका उसको सबक सिखा पाती, लेकिन अनिका को तो यह भी नहीं पता था कि आखिर वह इंसान है कौन। वो उसी के किन्हीं अपनों में से था, या उसका कोई नया दुश्मन था, या कोई वह बाहर का ही था, जो शायद इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस पूरे वर्ल्ड के लिए एक नया खतरा पैदा हो सकता था। अब अनिका यहाँ पर कुछ पल के लिए सोचने लग जाती है। अब रोहित कहता है, अनिका क्या तुम कुछ सोच रही हो? तब अनिका कहती है, हाँ, मैं सोचना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन मेरे लिए पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ डाउट लग रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और क्या करूँ। तभी रोहित अनिका के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम अनिका हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, और मुझे विश्वास है कि तुम इस केस को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है जो तुम इस केस को अच्छे से सॉल्व कर सकती हो। और हाँ अनिका, यह हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें इस केस में या चाहे किसी भी कार्य में मेरी सहायता की जरूरत हो तो मैं हमेशा वहाँ पर तुम्हारे साथ होऊंगा। अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे इस चीज के बारे में पता है, यह आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक काम के लिए रोहित की सिक्योरिटी, रोहित की पावर, वो हमेशा ही अनिका के साथ ही थी। और साथ ही साथ जब रोहित की पावर और अनिका की पावर जब एक साथ मिलती है तो वह डबल पावर के साथ अपने हर दुश्मन के साथ फाइट करने में या हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार रहते हैं। यह सब डिस्कशन करने के बाद अब रोहित कहता है, ओके अनिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? रोहित कहता है, मैंने आज तो माँ को रोक लिया है, क्योंकि माँ को जब तुम्हारे बारे में गोली लगने का पता चला तो माँ खुद यहाँ कमरे में आना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे सोने का बहाना बना दिया। लेकिन कल तुम एक बार मॉर्निंग में माँ से जरूर मिल लेना, क्योंकि वो बहुत ही चिंतित नजर आ रही थी। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपने फिर उन्हें समझाया क्यों नहीं? माँ को कितनी ही टेंशन होगी। तभी रोहित ने कहा, अनिका, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार कल तुम खुद से माँ से बात कर लो, क्योंकि सच में वह बहुत परेशान थी और मुझे ऐसा लग रहा था। हालांकि मुझे रीजन नहीं पता कि क्या वह सिर्फ गोली लगने की वजह से परेशान थी या उनके अंदर कुछ और ही चल रहा था। अब अनिका इन सब बातों में हाँ में अपना सर हिला देती है और अनिका रोहित की बात सुनकर कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मैं मॉर्निंग में माँ से एक बार मिल लेती हूँ, उनसे बातें कर लेती हूँ। अब रोहित अनिका को हक कर लेता है और कहता है, ओके अनिका, अब हमें सो जाना चाहिए। अब रोहित बिस्तर पर लेट जाता है और वह अपने हाथ को फैला लेता है, तो अनिका भी रोहित के हाथ पर अपना सिर रख लेती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रोहित सोच रहा था, रोहित और अनिका के बीच में सिकवे गिले आ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने अपनी सूझबूझ के साथ इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था।